हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 6 उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अ केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर हमें जम्मू एंड कश्मीर एक जो कॉलोनियल टाइम में या प्री कॉलोनियल टाइम में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। यहाँ पर खुद एक राजा हुकूमत किया करता था। तो जम्मू एंड कश्मीर जैसे बहुत सारे और स्टेट्स थे हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो देयर वर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स, यानी 500 से भी ज़्यादा ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है कि वो स्टेट्स जहाँ पर कोई राजा महाराजा हुकूमत कर रहे, उसे हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। तो इसमें हमें इस हिस्ट्री को, पिछले साल हमने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी थी और वहाँ पर हमने ये डोगरा रूल के बारे में पढ़ा था और अंग्रेज़ों ने कब जम्मू एंड कश्मीर पर कब्ज़ा जमाया, किस तरह अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में जम्मू एंड कश्मीर भेज दिया, ट्रेटी ऑफ लाहौर, ट्रेटी ऑफ अमृतसर, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जम्मू एंड कश्मीर भी तो आज़ाद होंगे। तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर पर महाराजा गुलाब सिंह के ही जो यहाँ के उसके ही ख़ानदान की हुकूमत चल रहे थे वहाँ, ठीक है। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को जम्मू एंड कश्मीर जैसे प्रिंसली स्टेट्स को किस तरह हिंदुस्तान ने अपने साथ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करना मतलब अपने साथ शामिल कर लेना, अपने साथ मिला लेना। अभी जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर उस समय एक प्रिंसली स्टेट था। तो जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा कैसे बन गया, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। 1947 में यहाँ पर ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया तो अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो उससे पहले 1947 से पहले ये दोनों, इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिला के हम इंडिया कहता था, लेकिन बाद में इसे डिवाइड करके पाकिस्तान अलग सा मुल्क बना दिया, ठीक। तो जो एक्ट हुआ था 1947 में, जिसके तहत हिंदुस्तान को आज़ादी दी गई, दी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यहाँ पर ब्रिटिश सोसाइटी जो था, यानी ब्रिटिश की जो अभी जो हुकूमत होंगी, उनकी पावर जो है वो तमाम इंडियन स्टेट्स पे ख़त्म हो जाएंगे। उसके जितने भी ट्रेटीज़, अभी तक जितने भी एग्रीमेंट्स और जितने भी मुआहदे साइन किए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो सारे मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे। अब तमाम प्रिंसली स्टेट्स को, जम्मू एंड कश्मीर जैसे तमाम स्टेट्स को अब ये आज़ादी होगा, लिबर्टी मतलब वो उन्हें ये फ्रीडम होगा, ये आज़ादी होगा चूज़ करने का कि या तो हिंदुस्तान के साथ मिल जाने का, या पाकिस्तान के साथ मिल जाने का, या आज़ाद रहने का, ठीक है। ये तीन ऑप्शन उनको दिया गया, या इंडिया के साथ मिल जाओ, या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या आज़ाद रहो, ठीक। लेकिन माउंटबेटन ने अपने कैपेसिटी में, यानी जो उस जिस ओहदे पे वो फाइज था, वो क्राउन की रिप्रेजेंटेटिव थी यहाँ पर, उसने एक स्पेशल सेशन कंडक्ट किया, एक इजलास बुलाया उन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस दिल्ली में। तो उसने वहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार तरीक़े से उसने इस चीज़ पे एडवाइस किया कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस का कोई थर्ड ऑप्शन नहीं रहेगा। पहले तो उन्हें कहा कि आपको या तो यहाँ इंडिया के साथ मिल जाओ, या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या आज़ाद रहो। लेकिन बाद में उन्होंने उस मीटिंग में बहुत ही पुरजोर तरीके से इस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया कि आपको ये जो थर्ड ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, आज़ाद रहने का, ये आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स, हम पहले बता दिया कि 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने क्या कर दिया, उन्होंने डिसाइड किया उन दो डोमिनेंस में से एक डोमिनेंस को चूज़ करने का, या इंडिया के साथ मिल गए या पाकिस्तान के साथ मिल गए। लेकिन जो यहाँ का रूलर था जम्मू एंड कश्मीर का, वो फिक्स था, मतलब वो थोड़ी बहुत कंफ्यूज था और डिसाइड नहीं कर पाया कोर्स ऑफ फ्यूचर कोर्स जो है ना जम्मू एंड कश्मीर को, हम किसके साथ मिल जाएंगे, इंडिया के साथ मिलेंगे या इस स्टिपुलेटेड टाइम में, उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया। तो इसके बहुत सारे काजेज़ थे इस डिले का, जम्मू एंड कश्मीर को वक्त पर इन दो मुल्कों में से एक मुल्क के साथ मिल जाने के फैसले को डिले करने का, उसमें देरी होने के कुछ काजेज़ थे। तमाम जो सप्लाईज था इम्पोर्टेंट कम्योडिटीज़ का, तमाम जो अहम अशिया के
जो भी चीज़ होंगे आपकी ज़रूरत की चीज़ जो है जम्मू एंड कश्मीर को कहाँ से आता था, वेस्टर्न पंजाब से आता था, और वेस्टर्न पंजाब उस समय पाकिस्तान के पास था, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है जम्मू एंड कश्मीर में वेस्टर्न पंजाब से आ जाता था। बैंकिंग और पोस्टल सिस्टम की बात करेंगे, वो भी लाहौर के साथ लिंक था, लाहौर भी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो महाराजा रणबीर सिंह के ही दौर से तमाम तालीमी इदारे जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ थे वो सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था। और क्या था कि बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उसमें भी एक किस्म की डिसएग्रीमेंट थी एक्सिशन को लेकर। इस वजह से जो यहाँ का महाराजा था उससे क्या दिलीमा, यानी दिलीमा मतलब कंफ्यूज, चूज़ नहीं कर पाना, कोई एक बाकायदा रास्ते पर चल नहीं पाना, तय नहीं कर पाना, डिसाइड नहीं कर पाया कि पाकिस्तान के साथ मिल जाऊं कि इंडिया के साथ मिल जाऊं। तो इस वजह से मजबूर होकर वो एक एग्रीमेंट, एक मुआहिदा कर लेते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से। स्टैंड स्टिल का मतलब भी यही है कि मैं अपने इसी जो अभी चल रहा है उसी पोजीशन को फ़िलहाल के लिए बरकरार रखना चाहूँगा, इसके बाद मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। अभी मैं कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस किस्म का एक एग्रीमेंट उसने ऑफ़र किया। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के लिए महाराजा को कुछ वक्त की ज़रूरत था। इस वजह से उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान को ऑफ़र किया कि आप फ़िलहाल मुझे टाइम दे दीजिए कि मैं अपने इस जो एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर है, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उसको मेंटेन कर पाऊँ थोड़ी देर के लिए। 12 अगस्त को ये ऑफ़र दिया था 1947 में। तो हाँ, उस चीज़ के ज़रिए उसने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश किया। स्टेटस को का मतलब है कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स को चलाना फ़िलहाल के लिए, ऐसे ही रखना, ठीक है। तो उन तमाम मैटर्स में जैसे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के था अंडर जिस हिसाब से चल रहा था उसी हिसाब से चलने के लिए उसने ये ऑफ़र इंडिया पाकिस्तान को ये ऑफ़र पेश की। पाकिस्तान ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इंडिया ने इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस डिमांड किए। तो क्या वो कौन से वाक़यात थे जिस वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया के साथ एक्सीड हो जाते हैं, इंडिया के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो महाराजा तो दिलेमा में था कि ये एक्सेशन को लेकर इन दो डोमिनेंस में से जो नए नए बने दो डोमिनेंस इनके साथ इनमें से किसके साथ मिल जाऊं। लेकिन ये जो दिलेमा था उसकी जो कन्फ्यूजन थी वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे वाक़यात इस बहुत जल्द मतलब बहुत कम समय में ऐसे बहुत सारे वाक़यात रोनुमा हुए जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो है आखिरकार किसके साथ मिल जाते हैं, इंडिया के साथ। तो यहाँ पर एक केस जो है गुरदासपुर का है, ठीक है, और इकोनॉमिक ब्लॉकेट, केस ऑफ गुरदासपुर और इकोनॉमिक ब्लॉकेट। रेडक्लिफ कमीशन, तो उस समय जो रेडक्लिफ थे, रेडक्लिफ एक ब्रिटिश लॉयर थे, उन्होंने ही इंडिया पाकिस्तान के इस बाउंड्री को खींचा था और इसी वजह से हम इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो रेडक्लिफ ने क्या किया था कि 3 तहसील को, गुरदासपुर के 3 तहसील को, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के 3 तहसील उसने क्या कर दिया, ये इंडिया को ऑफ़र करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी इससे काफ़ी नाराज़ होते हैं, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने अब दबाव डालना शुरू कर दिया जम्मू एंड कश्मीर पे। और उसने क्या कर दिया कि जो एसेंशियल सप्लाई, पहले ही हमने देखा कि इस पूरे जो ज़रूरी चीज़ें जो है कहाँ से आता था, वेस्टर्न पंजाब से आता था। बाकी सारा पोस्टल बैंकिंग सिस्टम सारा ये लाहौर के साथ जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने इन चीज़ों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और पोस्टल और टेलीग्राफ सिस्टम को भी उन्होंने, पाकिस्तानियों ने जम्मू एंड कश्मीर के इन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ कबायली हमला कर देते हैं, ठीक है। तो उसी समय बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वाक़या यहाँ पर रोनुमा होती है अक्टूबर 1947 में, जब पश्तून की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में एक ट्राइब था, कबायली लोग थे, उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया। अक्टूबर 22 1947 को एक बहुत बड़ी तादाद में हथियार लेस ऐसे ट्राइबल्स जो है वो मुजफ्फराबाद में इंटर हो जाते हैं। वहाँ से वो अपनी प्रोग्रेस को रिज्यूम करते हैं, जेहलम वैली रोड के थ्रू श्रीनगर की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी मार्च को फ़िलहाल के लिए चेक करते उड़ी पे उनको रोका जाता है। एक बहुत ही बहादुराना अंदाज में एक रेजिस्टेंस ऑफ़र करते हैं। तकरीबन वहाँ पर 150 लोग स्टेट सोल्जर जो है जम्मू एंड कश्मीर के सिपाही वहाँ पर मौजूद थे।
तो वो सारे सिपाही जो 150 सिपाही ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के कमांड में था, और जिसने जो शहीद हो जाते आखिरी इस जंग को लड़ते हुए, तो वहाँ पर फ़िलहाल के लिए उनको रोका जाता है। लेकिन जो स्टेट फोर्स थे वो कोलैप्स होती है, वो ख़त्म हो जाती है, इस अटैक को टैकल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से महाराजा ने रिक्वेस्ट किया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलिट्री हेल्प के लिए, कि जब महाराजा ने देखा कि स्टेट के फोर्स जो है कम पड़ रहा है, स्टेट के फोर्स जो है इन इन्वेडर्स को रोक नहीं पा रहा है, तो मजबूर होकर जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद तलब करते हैं, मिलिट्री हेल्प तलब करते हैं। तो एक डिफेंस कमेटी की मीटिंग होती है अक्टूबर 25, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के चेयरमैनशिप में। कंसिडर्स डिमांड, तो वो महाराजा के इस डिमांड को, ठीक है, वो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले इस चीज़ की वो लोग का उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आप जम्मू एंड कश्मीर पहले इंडिया के साथ एक्सीड नहीं कर लेंगे, इंडिया के साथ मिल नहीं जाएंगे, तब तक हम आपको किसी भी किस्म की आर्म सप्लाई नहीं कर सकते, न हेल्प भेज सकते, फौजी मदद भेज सकते हैं। तो मजबूर होकर महाराजा जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीशन को साइन कर लेते हैं 26 अक्टूबर 1947 को। तो बाद में जो इन्फॉर्मेशन वीपी मेनन प्रोवाइड करते हैं, ये मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन आर्मेड फोर्स जो है वो लोग का जम्मू ये श्रीनगर में एयरलिफ्ट किया जाता है, हवाई जहाज़ के ज़रिए वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वो लोग का इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी ऑन करने में, जम्मू एंड कश्मीर को बचाने में वो कामयाब हो जाते हैं और इन इन्वेडर्स को पीछे धकेल देते हैं। तो उसी समय इन इन्वेडर्स ने फिर से उन्होंने कोशिश किया है लद्दाख को ऑक्यूपाई करने की, लेकिन वहाँ जो इंडियन मिलिट्री की ये सुपीरियर स्ट्रेटजी की वजह से और एयर फोर्स की मौजूद होने की वजह से लद्दाख पे कब्ज़ा नहीं जमा पाते हैं। लेकिन उसी इलाके के नॉर्थ में गिलगित जो एक स्ट्रेटजिक एरिया था, जिसे अंग्रेज़ों को लीज पे भेजा था 60 ईयर्स के लिए। महाराजा हरी सिंह ने उन इन्वेडर्स ने गिलगित पे कब्ज़ा कर लेते हैं। 1948 जनवरी में इंडिया ने इस इशू को, जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरीज पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया था, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा इलाका जो है, उसको यूएन में इंडिया ने इस इशू को लेकर गया, इस मसले को लेकर यूएन पहुंचा इंडिया। तो वहाँ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन 47 21 अप्रैल 1948 को एक रिजोल्यूशन पास होते हैं, रेजोल्यूशन 47। तो इस रिज़ल्ट, इस एग्रीमेंट के तहत, तो इस रेजोल्यूशन के तहत एक एग्रीमेंट सीज़ फायर का हो जाते हैं, कराची सीज़ फायर एग्रीमेंट के नाम से। तो ये साइन किया जाता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1949 में। तो इस सीज़ फायर की वजह से इन यूएन रिजोल्यूशंस को फॉलो करते हुए तकरीबन 1/3 टेरिटरी जो है, जिसमें गिलगित भी आता है, जम्मू एंड कश्मीर का 1/3 हिस्सा जो है, हिंजा, बल्तिस्तान, रावलकोट, सुदानती, नीलम, बिम्बर और मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, वो सारा किसके अंडर रहते हैं? पाकिस्तान के अंडर रहते हैं, जिसे अब हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है जो जम्मू एंड कश्मीर के आइन को बनाने के लिए इस असेंबली को कब बनाया गया? 1950 में। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की अपनी ही एक आइन है, अपनी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए असेंबली कब इलेक्ट की गई? 1950 अक्टूबर में जनरल काउंसिल जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन होनी चाहिए, ताकि हम स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे सके, कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, और जो जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा। मई 1951 में करण सिंह उस समय यहाँ का राजा था, ठीक है, उसने प्रोक्लेम किया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे कि अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन होंगी, और ये इलेक्शंस जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, या हर किसी को वोट देने का हक होगा, मर्द ख़वातीन सारों को, जिन्होंने प्रिस्क्राइब्ड एज को पार कर लिया हो, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इस हिसाब से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस होती है, और असेंबली पहली बार असेंबली की मीटिंग जो है अक्टूबर 1951 में होती है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उनको डिलिमिट किया गया था किस बेस पे कि एक मेंबर जो है
40,000 लोग जो है एक मेंबर को चुनेंगे। उस आबादी के हिसाब से डिलिमिट किया गया था। उस जहाँ भी 40,000 लोग होंगे वहाँ से एक मेंबर चुनकर इस असेंबली में आ जाएंगे। और लोगों को ये यकीन दहानी किया था कि यहाँ पर उनकी वोट की जो है फ्री एंड फायर एक्सरसाइज होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बनने के बाद ये लागू हो जाते हैं 26 जनवरी 1957 को। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अदरवाइज़ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1957 को ये लागू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर छोटा सा ही था, ख़त्म हो जाते हैं।